नेपाल अभी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। जेनजी के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रही सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आज की वीडियो में हम इस देश के तौर पर नेपाल के दिलचस्प इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में गोरखा पहचान ने कुछ ऐसा जोर पकड़ा कि बाकी सभी पहचानों और सूबों ने एकजुट होकर हिमालय की गोद में बसे नेपाली राष्ट्र की नींव रखी। भारत और चीन जैसे विशाल और ताकतवर देशों के पड़ोस में बसे इस देश में दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरती है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल नेपाल की अर्थव्यवस्था आर्थिक मदद और पर्यटन पर निर्भर करती है। लेकिन आज बात इसके भूगोल या अर्थव्यवस्था की नहीं करेंगे, बल्कि इतिहास की करेंगे। ईसा से कोई 1000 साल पहले नेपाल छोटी छोटी रियासतों और कुलों के परिसंघों में बटा हुआ था, कॉन्फेडरेशन में। लेकिन मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही दुश्मनी को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने साल 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और साल 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। फिर शाह राजवंश के 5वें राजा राजेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की सीमा के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो साल 1815 में लड़ाई छिड़ गई, जिसका अंत सुगौली की संधि से हुआ। नेपाल के राज परिवार में गुटबाजी बढ़ी तो अस्थिरता पैदा हुई। साल 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर, सेनापति के रूप में उभरे। उनके प्रभाव को कम करने के लिए रानी ने साजिशें रचनी शुरू कर दी। रानी के समर्थकों और राणा की सेना के बीच भयंकर लड़ाई हुई। रानी के सैकड़ों हजारों समर्थक मारे गए और जंग बहादुर राणा और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे। इसके बाद राज परिवार उनकी शरण में चला गया और प्रधानमंत्री पद को खानदानी बना दिया गया, यानी एक ही वंश के लोग, एक ही परिवार के लोग हमेशा प्रधानमंत्री बनेंगे। राणा परिवार अंग्रेजों का समर्थक था। उसने भारत में हुई साल 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए साल 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया और नेपाल को एक आज़ाद मुल्क माना गया। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत हुई और राजनीतिक दल राणा की तानाशाही की आलोचना करने लगे। इस बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत को चिंता हुई कि चीन के हाथ कहीं नेपाल तक न पहुंच जाएं। तब भारत की सहायता से राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को नया शासक घोषित किया गया और नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई। लेकिन राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। साल 1959 में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने लोकतांत्रिक प्रयोग को खत्म कर दिया और पंचायती व्यवस्था लागू की। वर्ष 1972 में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने राजकाज संभाला। इसके करीब 17 साल बाद 1989 में 1989 में एक बार फिर से लोकतंत्र के समर्थन में जन आंदोलन की शुरुआत हुई और राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को संवैधानिक सुधार स्वीकार करने पड़े। नेपाल में मई 1991 में पहली बार बहुदलीय संसद का गठन हुआ, लेकिन 1996 आते आते देश में माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में सामूहिक हत्याकांड हुआ, जिसमें राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, रानी ऐश्वर्य, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए। उसके बाद राजगद्दी संभाली राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों के हिंसक आंदोलन का दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथों में ले ली और सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 2006 और 2007 में नेपाल के लिए कई बड़ी घटनाएं लेकर आया। नवंबर 2006 में सरकार ने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए और लंबा चला हिंसक संघर्ष खत्म हुआ। जनवरी 2007 में माओवादी अस्थायी संविधान की शर्तों के तहत संसद में दाखिल हुए। इसी साल नेपाल में अप्रैल में माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल हुए और राजनीतिक मुख्यधारा का हिस्सा बन गए। इसी साल वो अंतरिम सरकार से बाहर भी हो गए और राजशाही खत्म करने की मांग करने लगे। नवंबर में होने वाले चुनाव मुलतवी कर दिए गए। दिसंबर 2007 में संसद ने माओवादियों के साथ हुए शांति समझौते के तहत राजशाही खत्म करने की मंजूरी दी, जो दोबारा सरकार में शामिल हो गए, यानी माओवादी फिर से सरकार में आ गए। मई 2008 में नेपाल गणराज्य बन गया और जुलाई में रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। अगस्त में माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने गठबंधन सरकार बनाई।
साल 2008 के बाद के सालों में भी नेपाल में भी राजनीतिक घटनाक्रम इसी तरह ऊपर नीचे होते रहे, उथल पुथल जारी रहा। लेकिन साल 2015 के सितंबर में बड़ा मौका आया जब संसद ने ऐतिहासिक संविधान पारित कर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। साल 2015 के अक्टूबर में केपी शर्मा ओली नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने। गणतंत्र बनने के बाद यानी रिपब्लिक बनने के बाद नेपाल की राजनीति मूल रूप से 3 दलों के बीच घूम रही है और ये देश सियासी तौर पर अस्थिर बना हुआ है। अब बात साल 2025 की करते हैं। इसी साल अभी 1 सितंबर के महीने में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, बंदिश लगा दी। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे चर्चित सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल है। नेपाल सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया कंपनियों को देश के कानूनों का पालन करने, स्थानीय दफ्तर खोलने और ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने समय रहते इन शर्तों का पालन कर लिया, इसलिए टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर प्रतिबंध के बाद युवाओं ने प्रदर्शन का आह्वान किया। नेपाल में टिकटॉक चल रहा था। प्रदर्शन के आयोजकों ने टिकटॉक पर कई वीडियो शेयर किए और युवाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। टिकटॉक पर नेपो बेबी ट्रेंड चलाया गया, जिसमें नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम भरे जीवन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए। इसमें सवाल उठाया गया कि राजनेता अपने बच्चों को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन देश के लिए काम नहीं कर रहे। ये मामला इतना बढ़ गया कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया। कई हाई प्रोफाइल राजनेताओं के घरों पर हमला और तोड़फोड़ की गई, जिनमें केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के करीबियों को भी निशाने पर लिया गया। राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर भी हमले हुए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद प्रमुख सरकारी भवन, संसद वगैरह में आगजनी की घटना हुई और हिंसा थमी है तो सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेपाल में आगे क्या होगा ये अभी तो अनिश्चित लग रहा है, लेकिन ये तय है कि स्थिर शासन से ही कोई देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है और ये बात जहन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज के शो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय पर विश्लेषण के साथ। इजाजत दीजिए मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।